हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कल्शन और आज के इस लेक्चर में पीवाईक्यू सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं पार्ट 49 ऑफ पीवाईक्यू सीरीज़। और आपको बताना चाहती हूं कि मैंने अभी रिसेंटली जो है हमने सब्जेक्टिव का कोर्स सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए जो है वो कोर्स स्टार्ट किया है फॉर HPSC और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, दोनों एग्ज़ाम्स के लिए जो है HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर एनवायरमेंटल साइंस और HPSC एग्ज़ाम के सब्जेक्ट साइंटिस्ट बी एग्ज़ाम के सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए भी जो हमने अभी कोर्स स्टार्ट किया है। और PYQ सीरीज़ जो हमारी कंटिन्यू है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट स्क्रीनिंग के लिए भी जो है हमने कोर्स स्टार्ट कर रखा है, जिसमें इंडियन पॉलिटी जो है हम कवर कर रहे हैं। और NTA का जो है वो एग्ज़ाम डेट भी जो है आपकी आउट हो चुकी हैं, तो इसीलिए NTA का कोर्स भी जो है हम बहुत जल्द आपके साथ जो है वो स्टार्ट करेंगे फॉर द एनवायरमेंटल साइंस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 59, असर्शन और रीज़न। क्वेश्चन क्या कह रहा है? साउंड विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ 100 sound with the frequency of 100 less than 100 hertz bass notes need to be a higher energy before damage to ear occur. रीज़न क्या कह रहा है? रीज़न बोल रहा है कि human ear has variable frequency response. चूज़ दी करेक्ट आंसर। आपको असर्शन रीज़न दे रखा है, इसमें से हमें करेक्ट आंसर जो है वो बताना है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें कि साउंड विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ 100 बेस इन बेस नॉट नीड टू बी हायर फ्रिक्वेंसी बिफोर डैमेज ऑफ ईयर अकर। द ह्यूमन ईयर इज़ लेस सेंसिटिव टू लो फ्रिक्वेंसी साउंड। लेस सेंसिटिव होते हैं लो फ्रिक्वेंसी साउंड पे आपके ह्यूमन ईयर। अगर बिलो आपका 100 हर्ट्ज़ है, ठीक है, तो इट्स मीन दैट दे आर लेस सेंसिटिव टू लो फ्रिक्वेंसी साउंड। देयरफॉर लो फ्रिक्वेंसी साउंड मस्ट बी हायर इंटेंसिटी। अगर लो फ्रिक्वेंसी साउंड है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, इंटेंसिटी क्या होगी, एनर्जी क्या होगी उसकी, बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी टू प्रोड्यूस द सेम लाउडनेस ऑफ कॉज द डैमेज इन हायर फ्रिक्वेंसी नोड। अगर आपका लेस देन 100 फ्रिक्वेंसी लेवल है तो उसका एनर्जी लेवल जो है वो फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या होगा, आपका हाई एनर्जी जो हमें देखने को मिलेगा, हाई इंटेंसिटी जो है हमें देखने को मिलेगा, तो डैमेज भी जो है हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, देन रीज़न क्या कह रहा है? तो लाउडनेस और कॉज डैमेज इज़ हायर फ्रिक्वेंसी साउंड। तो लाउडनेस एंड कॉज डैमेज जो है वो किसकी वजह से हो रहा है? हायर फ्रिक्वेंसी साउंड की वजह से। देन ह्यूमन ईयर हैज़ वेरिएबल फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स। येस, दिस इज करेक्ट। द ईयर डज नॉट रिस्पॉन्स इक्वली टू ऑल फ्रिक्वेंसी। ईयर जो होते हैं वो हमारे हर फ्रिक्वेंसी पे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, बट दे आर मोस्ट सेंसिटिव टू 2000 से लेके 5000 हर्ट्ज़ की स्पीच रेंज पे जो ये होते हैं क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं इस रेंज पे। तो रीज़न जो है आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, असर्शन भी करेक्ट है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिकॉज ए क्या कह रहा है? बिकॉज द ईयर इज वेरिएबल फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स एक्सप्लेन वाई लो फ्रिक्वेंसी बेस्ड साउंड इज हायर टू कॉज एनर्जी। तो ये क्या कह रहा है कि अगर फ्रिक्वेंसी हाई है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी हाई है, रीज़न क्या, असर्शन क्या कह रहा है? अगर फ्रिक्वेंसी हाई है तो हमें हायर एनर्जी की वजह से जो है हमारा कॉज ऑफ डैमेज होगा। ठीक है, लेकिन रीज़न क्या कह रहा है ये कि डज नॉट रिस्पॉन्ड, कि ह्यूमन ईयर हैज़ वेरिएबल फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो ये क्या है आपका करेक्ट रीज़न जो है वो नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर इज ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? आपको दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल कूलिंग इंस्टेंट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल कूलिंग इफेक्ट जो है वो कौन कॉज करता है? आपके एरोसोल्स कॉज करता है, जैसे सल्फेट एरोसोल। ठीक है, सल्फेट एरोसोल क्या कॉज करता है? आपका ग्लोबल कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है। ठीक है, ग्लोबल कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है सल्फेट एरोसोल। ये क्या करता है? रिफ्लेक्ट इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो आती है, इंक्रीज दी एल्बिडो। एल्बिडो को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, जो भी आपकी सनरेज आ रही है उसको। ठीक है,
तो एरोसोल नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग, तो एरोसोल्स क्या शो करते हैं, हमारी नेगेटिव रेडिएटिंग फोर्सेस को शो करते हैं। एरोसोल्स क्या शो करते हैं, नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग, क्या शो करते हैं, नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग एंड कूलर द सरफेस, और क्या करते हैं, सरफेस को कूल डाउन कर देते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 60, इन अ पॉपुलेशन वेयर द एलील फ्रीक्वेंसी शिफ्ट बाय रैंडम चांस, in a population allele frequency is shift by the random chance, the mechanism of evolution at work। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है रैंडम चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी, ठीक है, चांस इवेंट होगा तो रैंडम चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी हम क्या कहेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, दिस इज नॉन रैंडम, दिस इज बेस्ड ऑन सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन एडवांटेजेस, ठीक है, दिस इज बेस्ड अपॉन सर्वाइवल, तो जो फिट होगा वो सर्वाइव कर जाएगा, जो अनफिट होगा वो नेचुरली क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर से एक्सटेंट आउट हो जाएगा। तो नेचुरल सिलेक्शन में ये देखने को मिलता है, फिटेस्ट फॉर द सर्वाइवल। देन म्यूटेशन में क्या होगा कि एक न्यू जेनेटिक वेरिएशन जो हमें देखने को मिलेगा, टाइम के साथ जो है स्पीशीज़ अपने आप को क्या कर लेती हैं, अडेप्ट हो जाती हैं, म्यूटेट कर लेती हैं, ठीक है। देन कोइवोल्यूशन में क्या होगा, टू स्पीशीज इन्वॉल्व इन अ रिस्पॉन्स टू ईच अदर, दो स्पीशीज क्या करेंगी, इन्वॉल्व करेंगी और रिस्पॉन्स करेंगी ईच दोनों को एक दूसरे को, तो उनको हम क्या कहेंगे, कोइवोल्यूशन। तो ड्रिफ्ट डाइज चांस, तो ड्रिफ्ट जो है इवोल्यूशन बाय चांस जो है हमें देखने को मिलता है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, इवोल्यूशन बाय चांस, इवोल्यूशन बाय चांस। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर द एलील फ्रीक्वेंसी शिफ्ट बाय रैंडम चांस द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन एट अ वर्क ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन में फिटेस्ट फॉर द सर्वाइवल हो रहा है, कोविलेशन में दोनों जो है वो इवॉल्व हो रहे हैं। साथ ही साथ कोविलेशन में हमने बात की थी जब निश में गैलापागो फिंचेस जो थी डिफरेंट निश को ऑक्यूपाई कर लेती हैं और एक साथ क्या कर पाती हैं, वो को इवॉल्व हो पाती हैं। इवोल्यूशन जो है वो सब में जो है वो इवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है टाइम के साथ, तो डिफरेंट निश जो है वो को इवोल्यूशन को क्या करते हैं, राइज करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 64, द मेजर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ टीरी डैम इन अ सेंट्रल हिमालयाज आर, तो मेजर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ टीरी डैम इन सेंट्रल हिमालयाज आर सबमर्जेंस ऑफ फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड, तो submersion of fertile agriculture and reservoir induced seismicity increase the incidence of landslide in reservoir rim and loss of biodiversity। तो मेजर इम्पैक्ट ऑफ टीरी डैम का मेजर इम्पैक्ट क्या है, लार्ज स्केल ऑफ टीरी नियर बाय वैलीज वर सबमर्ज अंडर द रिजर्वॉयर, ठीक है। तो ये भी आपका ठीक है, सबमर्ज हो जाएगा आपका आसपास का एरिया। रिजर्वॉयर इंड्यूस द सेस्मिसिटी, रिजर्वॉयर जो है वो सेस्मिसिटी को इंड्यूस करते हैं, ठीक है, इसीलिए ये जो रीज़न है वो आपका वेरी हाई रिस्क रीज़न है अर्थक्वेक का, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें द इंक्रीज द इंसिडेंट ऑफ लैंडस्लाइड, इसकी वजह से लैंडस्लाइड जो हमें देखने को मिलते हैं ज़्यादा, और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी जो है वो देखने को मिलता है। तो ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रीन हाउस गैस CO2 हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन एंड वेवलेंथ रीजन, CO2 गैस कौन से रीजन में जो है सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, तो वो क्या है आपका वैसे तो 13 माइक्रोमीटर, ठीक है, 13 माइक्रोमीटर अराउंड 15 माइक्रोमीटर, 13 से 15 माइक्रोमीटर की रेंज में जो है आपका CO2 एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है नियर थर्मल इंफ्रारेड, ठीक है, IR रीजन में जो है आपका एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। 4 to 10 की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, 4 to 10 की जो रेंज है वो मिड इंफ्रारेड रेंज होती है, इसमें हमें वाटर एब्जॉर्प्शन और O3 का एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। 2 से 3.5 माइक्रोमीटर की बात करें तो ये कौन सा रीजन है, NIR रीजन है, नियर इंफ्रारेड, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, मीथेन का और H2O का, मीथेन और H2O का एब्जॉर्प्शन जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो 2 से लेकर 3.5 माइक्रोमीटर की रेंज NIR रेंज में हमें मीथेन और वाटर का एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है,
ठीक है। विजुअल और 0.7 से लेकर 2 जो है आपका विजुअल नियर इंफ्रारेड होता है। इसमें रिफ्लेक्शन जो है हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, रिफ्लेक्शन जो है हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में 13 माइक्रोमीटर आए या फिर 15 माइक्रोमीटर आए तो ऑलवेज रिमेंबर CO2 का एब्जॉर्प्शन जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, CO2 का एब्जॉर्प्शन। ठीक है। 4 to 10 का रेंज आएगा तो वाटर और ओजोन। ठीक है। 2.3 से 2 to 3.5 अगर आएगा तो मिथेन और वाटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन बिलो असर्शन एंड रीजन। असर्शन क्या कह रहा है कि साउंड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रेटर देन 100 बेस नीड टू बी अ हायर एनर्जी बिफोर डैमेज ईयर अकर। ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। चलो ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, ये भी किया था ना हमने। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर H2 और H3 फ्यूजन रिएक्शन इफ डिजायर्ड कन्फर्मेंट ऑफ आयनाइज्ड फ्यूल इज 2 सेकेंड व्हाट मस्ट बी द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन पर क्यूबिक नेट गेन ऑफ एनर्जी। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, N इज इक्वल्स टू में NT अपॉन में ईटा माइनस टी टॉ। ठीक है। तो टाइम कितना दे रखा है, 2 सेकेंड का दे रखा है हमें, कितना दे रखा है टाइम, 2 सेकेंड का। ये हो गया आपका टाइम। और हमें पता है कि जब रिएक्शन जो होता है आपका, जब ये रिएक्शन होता है D माइनस टी H2 प्लस H3, जब ये फ्यूजन रिएक्शन होता है, फ्यूजन रिएक्शन जब होता है तो बेसिकली क्या होता है, हमें NT जो रिक्वायर्ड NT होता है वो हमारा 1 × 10⁻20 होता है। ऑलवेज रिमेंबर 1 × 10⁻20 होता है। तो वैल्यू 1 × 10⁻20 को जब हम डालेंगे और 2 सेकेंड हमें टाइम दे रखा है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू निकल कर आएगा 5 × 10⁻19। क्लियर है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका करेक्ट होगा। क्लियर है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना वैल्यू 1 × 10⁻20 सेकेंड डिवाइडेड बाय, अगर 2 की जगह 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, 3 कुछ भी आपको चेंज करके देख सकते हैं टाइम में, तो बट ये याद रखना आप। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रीपोजेस द मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम इंटीग्रिटी। इकोसिस्टम इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, हेल्दी फंक्शनिंग इकोसिस्टम को। ठीक है। तो इम्प्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ द पीपल। हमारे जो इकोनॉमिक कंडीशन है, सोशल कंडीशन है पीपल की, उसको भी इम्प्रूव करता है। और साथ ही साथ परपेचुअल अवेलेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। तो जो हमारी इकोसिस्टम सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड सर्विसेज हैं, तो उसको भी क्या क्या है, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो क्या करता है, प्रीपोज करता है, मेंटेन करता है। तो ऑल दी अबव आर दी करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ ब्रीडर रिएक्टर, इन अ ब्रीडर रिएक्टर, ब्रीडर रिएक्टर में क्या होता है बेसिकली, ब्रीडर रिएक्टर इज डिजाइन सो न्यूट्रॉन फ्रॉम फिजन आर कैप्चर्ड बाय फर्टाइल न्यूक्लियाई। फिजन को कौन कैप्चर करता है, एक फर्टाइल न्यूक्लियाई करती है, जैसे कि आपका यूरेनियम 238 हो गया या फिर थोरियम 232 हो गया। ये क्या करता है, जो भी न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन फ्रॉम फिजन आर कैप्चर बाय फर्टाइल न्यूक्लियाई। जो न्यूट्रॉन है, फिजन से जो न्यूट्रॉन्स निकल कर आए उसको इन्होंने कैप्चर करा एंड ट्रांसम्यूट इट्स फिजल न्यूक्लियाइड। ठीक है। और ट्रांसम्यूट कर दिया किस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिजल न्यूक्लियाइड में, जैसे प्लूटोनियम, ठीक है, 239 या यूरेनियम 233 में। दोज न्यूली प्रोड्यूस्ड फिजल न्यूक्लियाई कैन बी सस्टेन फर्दर फिजन एंड दिस इज द ब्रीडर प्रिंसिपल। ठीक है, दिस इज द ब्रीडर प्रिंसिपल। तो हमें क्या देखने को मिलता है बेसिकली, न्यूट्रॉन फर्स्ट कन्वर्ट अ फर्टाइल मटेरियल। न्यूट्रॉन पहले क्या किस में कन्वर्ट होता है, फर्टाइल मटेरियल में, इनटू फिजल मटेरियल, देन फिजल मटेरियल में, एंड देन सस्टेन द फिजन रिएक्शन, एंड देन सस्टेन द फिजन रिएक्शन। तो याद रखना, न्यूट्रॉन डिवाइडेड इनटू फर्टाइल मटेरियल, फर्टाइल से किस में होएगा, फिजन मटेरियल में, फिशाइल मटेरियल में, फिजाइल मटेरियल से फिजन मटेरियल में, फिजाइल से फिजन मटेरियल में। क्लियर है।
तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्प्रिंग टाइड अकर। स्प्रिंग टाइड कब होगा, स्प्रिंग टाइड कब होता है आपका, जब सन मून और अर्थ जो है वो अलाइंड होते हैं लीनियरली। सन मून और अर्थ तीनों जो है वो किस में अलाइंड होते हैं, लीनियरली अलाइंड होते हैं। ये देखो मैं टॉपिक में ये करा चुकी हूँ, इसीलिए थ्योरी जो लेक्चर्स मैंने आपके कवर किए हैं बहुत ध्यान से किए हैं, ताकि आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कभी भी गलत ना कर पाओ। ठीक है, तो सन मून और अर्थ जब अलाइंड होते हैं तो क्या होता है आपका, स्प्रिंग टाइड होता है। ठीक है, जब सन मून एट राइट एंगल होंगे तो किस तरीके का कंडीशन होगा, किस तरीके की टाइड्स फॉर्म होती है, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, सन मून और अर्थ जब अलाइंड होते हैं तो आपका नीप टाइड्स होती हैं। ठीक है, सॉरी स्प्रिंग टाइड्स होती हैं। लेकिन सन मून एट राइट एंगल होगा तो किस तरीके की टाइड्स जो है हमें देखने को मिलेगी वो आप मुझे बताओगे। ठीक है, जब स्प्रिंग टाइड्स होती हैं तो हमें फुल मून जो है वो देखने को मिलता है, फुल और न्यू मून। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, व्हेन सन मून एंड अर्थ आर अलाइन लीनियरली। स्प्रिंग टाइड कब होगा, जब सन मून और अर्थ जो है आपका अलाइन होगा लीनियरली और फुल मून जो है हमें देखने को मिलता है। क्लियर है। देन लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, रिफ्यूज ड्राइव फ्यूल। रिफ्यूज्ड ड्राइव फ्यूल फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एज हायर एनर्जी कंटेंट देन रॉ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो रिफ्यूज डिराइव फ्यूल जो है दैट प्रोड्यूस द सिग्रीगेटिंग कंबस्टाइल ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे प्लास्टिक है, पेपर है, वुड है। ठीक है, इन सबको हम क्या करते हैं, सिग्रीगेट करते हैं पैलेट्स में। ठीक है, पैलेट्स में। देन नॉन कंबस्टाइल कंपाउंड जैसे कि मेटल है, ग्लास है, मॉइस्चर है, उनको उसमें से रिमूव कर देते हैं। देन कंसनट्रेशन ऑफ कंबस्टाइल मेटल इंक्रीज द, जब हम इसको बर्न करेंगे तो हमारा क्या होगा, कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मेटल और ग्लास मॉइस्चर, जब जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतना कम कैलोरीफिक वैल्यू होगा। ठीक है, अगर मॉइस्चर कंटेंट अगर हम हटा देते हैं, जैसे मॉइस्चर हो गया, ग्लास हो गया, मेटल हो गया, जब इसको हटाएंगे, प्लास्टिक, पेपर और वुड को सिर्फ बर्न करेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू जो है हमारा अच्छा हो जाएगा। तो रिफ्यूज ड्राइव फ्यूल फ्रॉम द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हायर एनर्जी कंटेंट देन रॉ मटेरियल सॉलिड वेस्ट। रॉ मटेरियल सॉलिड वेस्ट से ज़्यादा जो है हमें हायर एनर्जी कंटेंट जो है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, दिस इज करेक्ट। द रीज़न क्या कह रहा है, कंबस्टाइल ऑर्गेनिक मटेरियल गेट कंसनट्रेटेड इन फ्यूल। तो कंबस्टाइल ऑर्गेनिक मटेरियल जो है दैट गेट कंसनट्रेटेड इन फ्यूल पैलेट्स एंड प्रोड्यूस फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, तो जो RDP प्रिपरेशन जो है जिसमें हमने रिमूव किया इनर्ट एंड मॉइस्चर को, दैट कंसनट्रेटिंग द एनर्जी रिच फ्रैक्शन, दैट कंसनट्रेटिंग द एनर्जी रिच फ्रैक्शन। तो बोथ आर करेक्ट एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। क्लियर है। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।